नमस्ते। फिरदौसी ईरान के महाकवि थे। फ़ारसी भाषा की उनकी किताब शाहनामा को संसार के सबसे सुंदर महाकाव्यों में से एक माना जाता है। आज का लेक्चर उन्हीं पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिरदौसी का जन्म लगभग 940 ईस्वी में हुआ। जैसे संस्कृत के कवि कालिदास के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, उसी तरह फिरदौसी के बारे में भी पक्के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उनके आसपास जनश्रुतियों यानी जनता के बीच फैली सुनी सुनाई ऐतिहासिक कहानियों का अंबार लगा हुआ है। उनमें क्या सच है और क्या जनता की कल्पना, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादातर बातें बड़ी दिलचस्प हैं। कहते हैं कि जब फिरदौसी का जन्म हुआ तो उनके पिता ने एक सपना देखा। उनका बेटा छत पे खड़ा है, पूरब की ओर देखकर भाषण दे रहा है। वो जितनी ज़ोर से बोल रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा ज़ोर से उसकी आवाज़ गूंज रही है। फिर वो पश्चिम की तरफ देखकर बोलता है, फिर उत्तर की तरफ और फिर दक्षिण की तरफ। हर तरफ से उसकी आवाज़ पर 4 गुना ज़्यादा ऊंची आवाज़ होकर सुनाई पड़ती। जागने के बाद फिरदौसी के पिता ने आलिमों से इस सपने का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा बहुत मशहूर होगा। सपने में ये जो चारों दिशाएं दिखी हैं, ये इतिहास और भूगोल की चारों दिशाएं हैं, यानी उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, उसका यश अनंत काल तक बना रहेगा। ईरान के साधारण माहौल में फिरदौसी बड़े हुए। उन बरसों में ईरान पर अरबी लोगों का वर्चस्व था। आमतौर पर अरबी लोग स्थानीय ईरानी लोगों और उनकी भाषा का अपमान और दमन करते थे। फिरदौसी को भी अरब सिपाहियों और अधिकारियों से अपमान झेलना पड़ता था, लेकिन उनके मन के भीतर अपनी फारसी भाषा और संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग था, इसीलिए वे उसका अध्ययन भी करते रहते थे। उन्होंने सोचा कि ईरान का पुराना इतिहास अगर ठीक से दर्ज नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाएगा। 40 साल की उम्र में उन्होंने शाहनामा की रचना शुरू की और अगले 30 साल तक इसे लिखते रहे। इस दौरान उन्होंने 60,000 शेर लिखे। इस बारे में जनता के बीच एक कहानी प्रचलित है कि शाहनामा लिखने से पहले ही फिरदौसी ने कसम खा ली थी कि जहाँ तक संभव हो अरबी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस कहानी के अनुसार अरबी लोग फ़ारसी का मजाक उड़ाते थे, फ़ारसी लोगों को गूंगा कहते थे। ये बात फिरदौसी को बुरी लगती थी, तो उन्होंने जवाब में शाहनामा के आरंभिक पन्नों में ही एक शेर लिखा, बसी रंज बुरदम दरिन सालसी, अजम जिंदा करदम बेदिन पारसी। हिंदी में इसका अर्थ कुछ यूं है कि 30 साल तक बिना थके, बिना हारे, दुख तकलीफ सहन करके मैंने इस महाकाव्य की रचना की है। पारसी या फारसी नाम की मेरी इस भाषा ने अजम को भी जिंदा कर दिया है, उसमें जान फूंक दी है, उसे अमर बना दिया है। अब देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अजम। ये फारसी का नहीं, अरबी का शब्द है। इसके 2-3 मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब है गूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अरबी लोग फारसियों को गूंगा कह के चिढ़ाते थे, यानी अजम कहते थे। अजम का दूसरा अर्थ होता है अनपढ़, गंवार। ये अरब का विलोम शब्द है। जैसे ठंडे का विलोम है गरम, जैसे साफ का विलोम है गंदा, उसी तरह अरब का विलोम है अजम। उस समय अरब के लोगों का मानना था कि जो अरबी नहीं है वो अजम है, यानी जो अरब नहीं है वो अजम है। अरब यानी शुद्ध, साफ, संस्कारित, और अजम यानी अशुद्ध, अटपटा और अनपढ़। अरबी लोग हिकारत से,
फारसियों को अजम कहते थे। उनके लिए अजम शब्द का प्रयोग इस कदर किया गया कि फारसियों के लिए कई दूसरी भाषाओं में अजम शब्द का प्रयोग होने लगा। ये एक तरह से उस ज़माने का रेसिस्ट शब्द था। यह शब्द जब तुर्की में गया तो वहाँ उसका एक ही मतलब बना, अजम यानी फारस का रहने वाला। समय के साथ साथ यह शब्द थोड़ा सामान्य होने लगा, क्योंकि बाद में कई लोगों ने अपना सरनेम ही अजम रख लिया कि चिढ़ाओ, जितना चिढ़ाना है उतना चिढ़ाओ, हमने तो अजम ही अपना नाम रख लिया है। फिर संगीत, चित्रकला और बुनाई में अजम शैली आ गई। इस तरह यह शब्द थोड़ा सामान्य हुआ। आगे चलकर इस शब्द को थोड़ी इज्जत मिलने लगी, लेकिन उस ज़माने में मामला अलग था। इस कारण फिरदौसी ने अपनी किताब के आरंभ में लिख दिया था कि देख लो, फारसी इतनी शक्तिशाली भाषा है कि इसने इस अजम यानी गूंगे, अनपढ़ और नॉन अरेबिक असभ्य गंवार आदमी को भी अमर बना दिया है। फिरदौसी और शाहनामा के साथ एक और किस्सा जुड़ा हुआ है। इस किस्से के अनेक वर्जन हैं। 30 साल तक फिरदौसी शाहनामा लिखते रहे। इस दौरान उनके सारे पैसे खत्म हो गए। आमदनी का कहीं कोई जरिया नहीं था। जो पुश्तैनी संपत्ति थी वो भी समाप्त हो गई। जमा पूंजी स्वाहा हो गई। उस समय महमूद गजनवी सुल्तान था। किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। लोगों ने कहा जाके सुल्तान से मदद मांगो, कुछ मिल जाएगा। फिरदौसी पहुंच गए सुल्तान के दरबार में गजनी। कुछ नमूने पेश किए। सुल्तान खुश हो गया और वादा किया कि तुम ये किताब पूरी करो, मैं हर शेर के बदले सोने की 1 दीनार दूंगा। सुल्तान का वादा सुनकर फिरदौसी ने खूब जोर लगाया और किसी तरह किताब पूरी कर दी। लेकिन उनकी किताब पूरा करने के बाद सुल्तान मुकर गया। दरअसल सुल्तान सुन्नी था और फिरदौसी शिया थे। सुल्तान को ये बात नागवार गुजर रही थी। तो किताब पूरी होने के बाद उसने फिरदौसी के पास सोने की दिनारों की जगह कुछ एक दिरहम भिजवा दिए। सुल्तान की इस हरकत से फिरदौसी ने बेहद अपमानित महसूस किया। अपमान की आग में जलते महाकवि के पास और कोई दूसरा जरिया नहीं था। अपना क्रोध कैसे प्रदर्शित कर सकता है एक कवि? उसे तो सिर्फ कविता आती थी। सो उसने सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ शेर लिखने शुरू कर दिए। सुल्तान की वादा खिलाफी की तफसीलों से उसने शायरी बना दी और जनता को वो शायरी पसंद आ गई। तब गली गली फिरदौसी द्वारा लिखी गई सुल्तान विरोधी कविताएं गाई जाने लगीं। महमूद के वजीर घबरा गए। ऐसे तो जनता के बीच उपद्रव हो जाएगा। उन लोगों ने सुल्तान को स्थिति की गंभीरता का एहसास कराया और सुल्तान को मना चुना के उसकी गलती का एहसास भी कराया और कहा कि फिरदौसी ने 60,000 शेर लिखे हैं, आप उसे 60,000 सोने की दिनारें दे दीजिए और कवि से माफ़ी मांग लीजिए, वरना कल को इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। सुल्तान को बात समझ में आ गई, अकल आ गई। उसने कई सारे ऊँटों पर 60,000 सोने की दिनारें लदवाईं और फिरदौसी के गांव की तरफ रवाना कर दिया। अब कहानी का संजोग देखिए। इधर दरवाजे पर मालो असबाब लेकर सुल्तान के ऊँट पहुंचे और उधर अंदर से फिरदौसी का जनाजा निकला। सुल्तान की इस वादा खिलाफी वाले पूरे पीरियड में फिरदौसी की हालत और ख़राब हो चुकी थी। 80 की उम्र थी, तंगहाली थी, गरीबी और उपेक्षा के बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। पीछे सिर्फ उनकी अधेड़ बेटी बची थी जो अपने शौहर के साथ रहती थी। सुल्तान के वज़ीरों ने बहुत कोशिश की कि वो सारा पैसा उनकी बेटी को दे दिया जाए, लेकिन खुददार बेटी ने मना कर दिया और कहा, इतिहास को याद रखने दो कि सुल्तान शायर का कर्ज नहीं चुका पाया। फिरदौसी के जीवन में नसीब का खेल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। वो तूस में जन्मे थे, तूस में ही रहे और तूस में ही मरे। तूस उत्तर पूर्वी ईरान में है
और वो पूरा इलाका उस ज़माने में सुन्नियों के प्रभाव में था। शिया सुन्नी में तनाव रहता ही था। तूस के सुन्नी नेताओं और मौलवियों ने फिरदौसी के जनाजे के लिए कब्रिस्तान में जगह देने से इनकार कर दिया। जब घर वालों को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने फिरदौसी को उन्हीं के घर में उनके प्रिय बगीचे में एक जगह बनाकर दफन कर दिया। आज वो जगह ईरान के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। आरामगाह फिरदौसी में हर साल हजारों की भीड़ जुटती है अपने महबूब शायर को याद करने के लिए। देखिए, शाहनामा में खुद फिरदौसी ये शेर लिख गए, नमीरम अजिन पस की मन जिंदे अम कि तुखमे सुकन रा परा कंदे अम, यानी मैं हमेशा जिंदा रहूँगा, कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अपनी शायरी के बीज दुनिया में बिखेर दिए हैं। जब तक उससे उगने वाले पौधे लहलहाते रहेंगे, मेरा नाम दुनिया में बचा रहेगा। आखिर ऐसा क्या है शाहनामा में जो ईरान के लोगों ने उसे इतना प्यार दिया? एक बात तो मैंने पहले ही बता दी कि उसने अरबी भाषा के सामने अस्तित्व का संकट झेल रही फारसी को फिर से जिंदा कर दिया। अरबी शासन के प्रभाव में आम जनता फारसी से दूर हो रही थी। फिरदौसी का शाहनामा उस जनता को फिर से फारसी के करीब ले आया। जैसे मध्य भारत में आल्हा उदल के गीत गाए जाते हैं, उसी तरह ईरान में शाहनामा के वीर रस वाले प्रसंगों को चौपालों पे गाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का सामूहिक पाठ होता है, उसी तरह ईरान में शाहनामा को लोग मिलकर पढ़ते थे। शाहनामा ने ईरानी जनता के बीच नए सिरे से आत्मगौरव की अनुभूति पैदा की। जिन पीढ़ियों का रिश्ता फारसी से छूट गया था, शाहनामा के शेर सुनकर उनके भीतर अपने पुरखों की भाषा के लिए एक नया आकर्षण पैदा हुआ। उन्होंने नए सिरे से अपनी भाषा सीखनी शुरू की। जो भाषा मर रही थी, अचानक वो अपने पैरों पे खड़ी होने लगी। तब उसने एक तीसरा रूप लेना शुरू किया। फिरदौसी ने अपनी किताब में अरबी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जनता ने इससे प्रेरित होकर एक नया प्रयोग कर दिया। उसने फिरदौसी की किताब से प्रभावित होकर पुरानी फारसी को सीखा, लेकिन अरबी को पूरी तरह नकारने की बजाय उसके प्रमुख और ज़रूरी लगने वाले शब्दों को अपनी भाषा में शामिल कर लिया। इस तरह इतिहास के क्रम में ये तीसरी बार फारसी भाषा का विकास हुआ। जो सबसे पुरानी फारसी है वो उनके धर्म ग्रंथ अवेस्ता में इस्तेमाल हुई थी। पुरानी फारसी अवेस्ताई भाषा कहते हैं उसे। उनके यहाँ उसे खुर्स कदीम कहा जाता है। मध्य युग की जो फारसी थी, जिसे पहलवी कहा जाता है या फिर मिडिल पर्शियन कहा जाता है, और उसके बाद तीसरी बार फारसी का विकास हुआ फिरदौसी के कारण, और वो बनी आधुनिक फारसी, जो कि पहलवी और अरबी का अद्भुत मिश्रण है। जनता ने अरबी लिपि को स्वीकार कर लिया, अरबी भाषा के शब्दों को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबी संस्कृति और अरबी व्याकरण के दबदबे को नकार दिया। इस तरह 11वीं शताब्दी में जो नई फारसी विकसित हुई, वो फिरदौसी के कारण विकसित हुई थी। उसी भाषा में आगे चलकर निज़ामी गंजवी, हाफिज शिराजी और मौलाना रूमी ने कविताएं लिखी। शाहनामा की कहानी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्राचीन ईरानी लोक साहित्य। नंबर 2, मिथक साहित्य। और नंबर 3, इस्लाम से पहले 1300 बरसों का पूरा ईरानी इतिहास। इस तरह देखा जाए तो शाहनामा में मिथक भी है, साहित्य भी है और इतिहास भी है।
उसमें ऐसे राजा हैं जिनकी मौजूदगी को इतिहास या तारीख में साबित नहीं किया जा सकता, जैसे कि क्यूमर्स नाम का एक राजा। शाहनामा के अनुसार क्यूमर्स नाम का ये राजा संसार का पहला राजा था। ये दरअसल एक ईरानी लोक कथा है जिसका इस्तेमाल शाहनामा में फिरदौसी ने किया है। शाहनामा में ज़हाक नाम के एक राजा की कहानी है जिसके दोनों कंधों से सांप उग आए थे और वे दोनों सांप इंसानों का खून पीते थे। ये राजा बेहद बेरहम कहलाया क्योंकि उन सांपों को पोषित करने के लिए, उन्हें खून पिलाने के लिए हर रोज़ इंसानों को मारा या फिर महल में ला करके पनिश किया जाता था। आपने रुस्तम और सोहराब की मार्मिक कहानियाँ सुनी होंगी। पुराने ज़माने में हिंदी में उन पे फिल्में भी बनी थी। वे कहानियाँ सारी की सारी शाहनामा में हैं। एक कहानी इस तरह है कि कैसे युद्ध के मैदान में कुश्ती लड़ते हुए रुस्तम अनजाने में ही अपने बेटे सोहराब को मार डालता है और उसके बाद एक भयानक प्रायश्चित से गुजरता है। इस कहानी में रुस्तम इतना बड़ा पहलवान था कि उसकी एक भुजा में 80 मछलियां बनती थी, यानी इतने विशाल डोले शोले। आज भी किसी पहलवान को श्रेष्ठता की उपाधि से नवाजना होता है तो उसे रुस्तम कहा जाता है, जैसे दारा सिंह रुस्तमे हिंद थे। शाहनामा में इतिहास की कहानियाँ साहित्यिक तरीके से कही गई हैं, जैसे राजा दारा या फिर डेरियस की कहानी, सिकंदर की कहानी और इस्लाम पूर्व सदियों की कहानी, या फिर रुदाबे और सुदाबे की कहानी जो उर्दू साहित्य में बार बार दोहराई जाती है। वाल्मीकि की रामायण की तरह फिरदौसी का शाहनामा बार बार मनुष्य की अच्छाई को रेखांकित करता है। पुराने ज़माने में ईरान और तुरान में बड़ी गहरी दुश्मनी चलती थी। ईरान तो आज भी बचा हुआ है, लेकिन तुरान आज नहीं है। पुराने ज़माने में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यानी मध्य एशिया का वो पूरा इलाका जो है उसे तुरान कहा जाता था। एक राजा था, उसका नाम था फरीदुन। उसने अपने बच्चों के बीच भूखंडों का बंटवारा कर दिया था। एक को दिया ईरान, दूसरे को दिया तुरान और तीसरे को दिया रूम यानी रोम। तो ईरान और तुरान दो भाइयों के पास थे और उनके देशों के बीच की जो दुश्मनी थी वो अभूतपूर्व थी। लेकिन जब दो देश दुश्मन होते हैं तभी भी उनके लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत के रिश्ते बने रहते हैं। तो फिरदौसी की शाहनामा में कुछ ऐसे प्रसंग और कथाएं भी हैं जो ईरान और तुरान के लोगों के बीच मोहब्बत और प्यार की कहानियों पर आधारित। फिरदौसी ने बेहद नज़ाकत और मार्मिकता के साथ ऐसे प्रसंग दिखाए हैं। देशों की ऐसी दुश्मनी के बीच भी फिरदौसी का भरोसा इंसान की अच्छाइयों पर अधिक रहता था। इस तरह शाहनामा तमाम विषमताओं के बीच भी मनुष्य की अच्छाइयों को रेखांकित करने वाली किताब है, और सिर्फ किताब नहीं है बल्कि अपने आप में ये एक उत्सव है। ये मोहब्बत, नफ़रत, बलिदान, वफादारी और ईर्ष्या जैसे नैसर्गिक मानवीय गुणों का महाकाव्यात्मक उत्सव है, और ये अपने वतन और मिट्टी से प्यार करने का उत्सव है। अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान को अमिट बनाए रखने के प्रयासों का उत्सव है। एक विदेशी सत्ता को नकारने के जज्बे का उत्सव है। चलते चलते एक दिलचस्प बात बताता चलूं। आपने देखा कि फिरदौसी का पूरा जीवन और पूरा साहित्य ही विदेशी राजसत्ता से टकराने की गाथा है। देर से ही सही, लेकिन उन्हें अपने देशवासियों का प्यार मिला और भरपूर प्यार मिला। 1000 साल तक बिना किसी शर्त के लोग उनकी किताब से प्यार करते रहे। लेकिन 20वीं सदी में अचानक एक दिन ईरान के लोग
उनकी उसी किताब को सड़क पे फेंकने लगे, उसमें आग लगाने लगे। उसकी कई दुर्लभ प्रतियां, सोने से बनी हुई दुर्लभ प्रतियों को नष्ट कर दिया गया। ईरान वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया? दरअसल ये सब ईरान की क्रांति के कारण हुआ। 1979 में, यानी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें राजतंत्र को उखाड़कर फेंक दिया गया। लोग बादशाहों के नाम और उनके काम से इतने खफा हो गए कि उन्हें लगा शाहनामा भी कहीं ईरान के वो जो अमेरिका परस्त आधुनिक बादशाहों की तारीफ में लिखी कोई किताब तो नहीं है। और कुछ शरारती तत्वों ने तो जनता के बीच ये बात फैला ही दी थी कि शाहनामा जो है ये अमेरिका परस्त बादशाहों की तारीफ में लिखी गई किताब है। तब जनता ने शाहनामा की हज़ारों प्रतियां जला के राख कर दी, और ये सब एक आध दिन तक नहीं चला, बल्कि कई महीनों तक चलता रहा। अंग्रेजी के कई अनुवादों में शाहनामा उपलब्ध है। जैसे मैंने पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा प्रकाशित शाहनामा द पर्शियन बुक ऑफ किंग्स पढ़ी है, जो कि डिक डेविस के अनुवाद में उपलब्ध है। इसमें 1000 से ज़्यादा पन्ने होंगे। हिंदी में ये पूरी किताब तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जो कि हिंदी की यशस्वी लेखिका नासिरा शर्मा द्वारा किया गया सुंदर अनुवाद है। इस लेक्चर के लिए कई अन्य सोर्सेस के अलावा मैंने इन दोनों किताबों से भी मदद ली है। अगर फिरदौसी में आपकी दिलचस्पी जागी है तो इन दोनों किताबों को ज़रूर पढ़ें। YouTube पर मेरे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलेंगे। नमस्ते।